हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर का 5वां टॉपिक मेमोरी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मेमोरी क्या होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मेमोरी का मतलब होता है कि याददाश्त। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त या स्मृति। तो मेमोरी या याददाश्त जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर का एक स्टोरेज पार्ट होता है। कंप्यूटर का एक स्टोरेज पार्ट होता है। इसे हम डेफिनेशन के तौर पर ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, मेमोरी इज ए हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट्स यूज फॉर स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पर्पस। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे दोस्तों मेमोरी की, तो मेमोरी जो होती है याददाश्त होती है। जिस तरह मानव मस्तिष्क होता है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में भी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, सॉरी दोस्तों 3 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। तो मैं बात करूंगा अपने अग्र मस्तिष्क की, मतलब कि जो आपका सामने का भाग होता है मस्तिष्क का, वो आपका आपकी ऐसी मेमोरी होती है वहां पर जो हम वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद में जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है दोस्तों, वहां पर आपकी जो सेंस होते हैं विभिन्न प्रकार के मध्य मस्तिष्क में। और जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है दोस्तों, उसमें आपकी बचपन की यादें, आपकी दोस्तों की यादें और आपकी पास्ट लाइफ का डेटा स्टोरेज होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी दोस्तों कंप्यूटर एक मशीन होती है। कंप्यूटर जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट हैव नो इमोशंस। तो कंप्यूटर में कोई भी इमोशन नहीं होता, कोई भी भावना नहीं होती। तो कंप्यूटर की सिर्फ 2 मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर में वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को क्या करता है, स्टोर करता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसमें कंप्यूटर में जो भी हम परिणाम को प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद में जो यूजफुल जानकारी होती है उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में चले जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों मेमोरी की। तो मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर भाग होता है, जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के पहले इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर के सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर में अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जब कंप्यूटर के सीपीयू में डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो काय में बदल जाता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन में। तो इंफॉर्मेशन में जब डेटा बदल जाता है तो उसे कंप्यूटर के भविष्य में उपयोग के लिए सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी का क्या वर्क है और सेकेंडरी मेमोरी का क्या वर्क है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी मेमोरी तब कार्यशील होती है जब कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस नहीं होता है, मतलब कि वर्तमान जो कार्य चल रहा होता है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में चलता है, और जो कार्य जो है कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो परिणाम होता है, जो भी कंप्यूटर का आवश्यक डेटा होता है, वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले मेमोरी का मतलब होता है दोस्तों स्मृति। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया रहता है दोस्तों आपके रैम, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम। रैम इसीलिए होती है क्योंकि उसमें जब हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं तो वो सीधे पहले कहां जाता है, इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के सीपीयू के एएलयू में जाता है और कंप्यूटर के सीपीयू के रैम में जाता है। और रैम में बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं। तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, वो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होती है। कंप्यूटर के सारे जो वर्तमान में जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारे जो होते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की। इसका दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी भी होता है दोस्तों, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाई जाती है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी को कहां लगाया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम, रोम और कैश मेमोरी होती है दोस्तों। तो ये सब कहां लगाई जाती है, मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं जिन्हें SIMM कहा जाता है दोस्तों। जिसे क्या कहा जाता है, SIMM। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंगल इनलाइन मेमोरी में सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या होता है दोस्तों, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसके अलावा दोस्तों एक होता है DIMM, जिसका मतलब होता है दोस्तों डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डुअल इनलाइन
मेमोरी मॉड्यूल। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर सिंगल रैम भी लगा सकते हैं, डबल रैम भी लगा सकते हैं। तो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी रैम ज्यादा क्षमता की होती है दोस्तों, तो आपका कंप्यूटर तेजी से कार्य कर पाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं या कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं दोस्तों, तो वो जो हमारे निर्देश होते हैं, जो कीबोर्ड या माउस के सहायता से देते हैं, जो इनपुट किए जाते हैं, वो मेन मेमोरी में जाता है। मतलब कि वो मेन मेमोरी से होते हुए सीपीयू में जाता है। मेन मेमोरी सीपीयू से जुड़ी होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू से कनेक्ट होती है दोस्तों। तो जैसे ही आप कोई भी डेटा डालते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की सहायता से, तो वो मेन मेमोरी में जाता है। और मेन मेमोरी में ही इसीलिए जाता है क्योंकि वही सीपीयू से जुड़ी होती है, यानी सीधे जुड़ी होती है, और उनके बीच में डेटा ट्रांसफर फास्टली होता है। तो इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों रैम की। तो रैम जो आपको एक और चीज में जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें स्टोर डेटा जो है वो लंबे समय तक स्टोर नहीं रहता है। अगर पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है तो इसका जो कंटेंट है वो मिट जाता है। क्या होती है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी? ये होती है दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मीनिंग होता है दोस्तों अस्थायी। लेकिन आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों, ये जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल मतलब कि स्थायी होती है दोस्तों। लेकिन आपको मैं एक और चीज जानकारी के लिए बता दूं, रोम जो होती है, रोम, ये जो रोम मेमोरी होती है दोस्तों, ये जो होती है ये स्थायी मेमोरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी में अपवाद होती है दोस्तों। इस बात को आपको गार्ड बांध लेना है कि प्राइमरी मेमोरी, क्वेश्चन आया कंपटीशन एग्जाम में कि प्राइमरी मेमोरी स्थायी होती है या अस्थायी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी हमेशा स्थायी होती है। इस बात को आपको गार्ड बांध देना है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में एक अपवाद भी होता है दोस्तों, रोम। जो क्या होता है? रोम एक ऐसा अपवाद होता है जो कि प्राइमरी मेमोरी तो होता है लेकिन स्थायी होता है। ठीक उसी प्रकार का अपवाद है दोस्तों ये, ठीक उसी प्रकार का ये अपवाद है दोस्तों, जैसे कि जलधारी, जल में रहने वाली नीली वेल स्तनधारी होती है, वो एक प्रकार का अपवाद है दोस्तों बायोलॉजी में। ठीक उसी प्रकार प्राइमरी मेमोरी में रोम मेमोरी मेन मेमोरी में अपवाद है, प्राथमिक मेमोरी में अपवाद है, जो कि स्थायी प्रवृत्ति की होती है। बाकी कैश मेमोरी और रैम मेमोरी अस्थायी होती है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे रैम की। तो रैम होती है, इसका फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है दोस्तों। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के डेटा को कहीं से भी रीड कर लेती है, मतलब कि सीक्वेंस में एक्सेस नहीं करती है। इसका जो एक्सेस टाइम जो होता है दोस्तों रैम का, वह जो होता है सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है दोस्तों। मतलब कि रैम का डेटा जो है सीपीयू में सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में पहले पहुंच जाता है। इसके बाद में रैम से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि रैम कितने टाइप की होती है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रैम दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो होती है दोस्तों, यह जो होती है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और डायनामिक का मतलब होता है अस्थिर। तो जो स्टैटिक रैम जो होती है दोस्तों, यह एक प्रकार की कैश मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है, कैश मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है। और स्टैटिक रैम जो होती है दोस्तों, इसकी जो गति होती है डायनामिक रैम से अधिक होती है। डायनामिक रैम से इसकी गति क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के अंदर दो अंतर होता है दोस्तों, मैं आपको आगे नए वीडियोस बनाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको डिस्क्राइब में। तो स्टैटिक रैम की जो गति होती है दोस्तों वो अधिक होती है, और डायनामिक रैम की जो गति होती है वो कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक रैम की गति अधिक क्यों होती है और डायनामिक रैम की गति कम क्यों होती है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। स्टैटिक रैम जो होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो आपकी डायनामिक रैम होती है दोस्तों, ये कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। कैपेसिटर का मतलब होता है दोस्तों, आपने 12th फिजिक्स में पढ़ा होगा संधारित्र, और संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो पावर को स्टोर करके रखती है। तो आपके जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ये डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक चार्ज को अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि क्या होता है कि इसकी गति तेज होती है। लेकिन जो आपकी डायनामिक रैम होती है दोस्तों, इसके जो डायनामिक का मतलब ही होता है स्थिर, मतलब कि इसका जो डेटा है वो जल्दी जल्दी मिट जाता है, इसीलिए इसको बार बार
बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि मेमोरी का जो डेटा होता है उसे बार बार मेमोरी में लोड होना पड़ता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, बार बार मेमोरी में डेटा लोड होने के कारण, बार बार मेमोरी में डेटा लोड होने के कारण मेमोरी में डेटा को लोड होने में लगने वाला समय बढ़ जाता है, जिससे मेमोरी को जो गति होती है धीमी हो जाती है। लेकिन स्टैटिक रैम में बार बार मेमोरी में डेटा को लोड होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे क्या होता है कि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तो इसकी गति तेज होती है, इसकी गति कम होती है। तो इस तरह से डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम आ गई दोस्तों। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस रैम के प्रकार को कैश मेमोरी की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जो मेमोरी ज्यादा स्थिर होती है, मतलब स्टैटिक मेमोरी, ये जो होती है स्थिर होती है, इसीलिए इसका प्रयोग एज ए कैश मेमोरी भी किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपका रैम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम प्राइमरी मेमोरी रोम की बात करेंगे दोस्तों। तो रोम जो होती है, रोम का पूरा नाम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है दोस्तों, यह कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जिसे बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है, मतलब इसका यह है दोस्तों कि इसमें जो डेटा है वो कंप्यूटर के निर्माण के समय ही एक फ्यूज तार की सहायता से स्टोर कर दिया जाता है, फ्यूज लिंक की सहायता से स्टोर कर दिया जाता है, और बाद में उस फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि उसमें बाद में डेटा को मिटाया ना जा सके और ओवरराइट ना किया जा सके। तो आपकी जो रीड ओनली मेमोरी होती है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर का जब कंप्यूटर चालू होता है तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रैम अपना वर्क चालू करती है दोस्तों। कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस है वो रैम में होती है दोस्तों। जब भी कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होती है, जो रैम में पहले लोड होती है। इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। उसके बाद में जब कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है, उसके बाद में रोम का कार्य चालू होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि रोम में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसे फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर जो होता है, इसमें जो कंप्यूटर का जो फर्मवेयर होता है उसका नाम होता है दोस्तों बायोस। जब बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट की जांच करता है कि सभी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रोम मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये बायोस जो होता है वो सभी सॉफ्टवेयर की जांच करता है, और इस सॉफ्टवेयर की जांच करने की प्रक्रिया को भी एक प्रोसेस कहा जाता है दोस्तों, जिसका नाम होता है पोस्ट। जिसका नाम क्या होता है? पोस्ट। जिसका फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये जो है बायोस के द्वारा परफॉर्म की जाती है इस प्रोसेस को। तो ये हो गई आपकी रैम के द्वारा बूटिंग होती है और रोम के द्वारा पोस्ट होता है दोस्तों। रैम के द्वारा बूटिंग होती है और रोम के द्वारा पोस्ट होता है दोस्तों। तो अब बात करेंगे हम रोम के टाइप के। तो रोम जो होती है दोस्तों मोस्टली 3 टाइप की होती है। पीरोम, पीरोम का पूरा नाम होता है दोस्तों। तो इसके बाद में मैं आपको रोम के टाइप बता रहा था दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली रोम जो होती है 3 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में दूसरा टाइप होता है दोस्तों रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा टाइप होता है दोस्तों ईईपीरोम। तीसरा टाइप होता है दोस्तों ईईपीरोम। तो इन तीनों के फुल फॉर्म जो है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरोम की। तो पीरोम का पूरा नाम होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद में दूसरा टाइप होता है दोस्तों ईपीरोम। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट में होता है दोस्तों आपका EEPROM। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पीरोम जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। मतलब ये रोम का ऐसा टाइप होती है जिसमें कि अगर आपने प्रोग्रामिंग कर ली है तो आप उसमें एक्स्ट्रा प्रोग्राम को और प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब कि इसके डेटा को मिटा तो सकते नहीं, लेकिन नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली जो मेमोरी होती है दोस्तों, वो पीरोम से ज्यादा उन्नत होती है। मतलब कि आप इसके डेटा को मिटा सकते हैं। इरेजेबल भी इरेज का मतलब होता है दोस्तों मिटाना, और इरेजेबल मतलब मिटाने योग्य, और प्रोग्रामेबल भी है मतलब प्रोग्राम करने योग्य भी है, और रीड ओनली मेमोरी है। तो इसमें डेटा को मिटाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रोम की थर्ड टाइप की, ईई रोम की। तो ये जो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। तो ये दोस्तों ये जो तीसरे टाइप की मेमोरी होती है, ये इन दोनों से भी ज्यादा उन्नत होती है। इसमें हाई वोल्टेज के करंट का प्रयोग किया जाता है मेमोरी के कंटेंट को मिटाने के लिए और नए प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो आकार होता है रेम और रोम से भी छोटी मेमोरी होती है। मतलब कि कम क्षमता की होती है। इसकी अगर हम क्षमता की बात करें दोस्तों, तो ये जो होती है बहुत कम क्षमता की होती है, और ये तेज मेमोरी होती है। कैसी होती है, रेम से भी तेज मेमोरी होती है दोस्तों। ये स्टैटिक रैम का एक प्रकार होती है, स्टैटिक रैम का प्रकार होती है। और इसका प्रयोग जो है दोस्तों थर्ड जनरेशन से प्रारंभ किया गया। ये सीपीसीटी का क्वेश्चन है दोस्तों कि कैश मेमोरी का प्रयोग किस जनरेशन से प्रारंभ किया गया, तो थर्ड जनरेशन से प्रारंभ किया गया है। तेज मेमोरी होती है, एसरेम का एक प्रकार है। इसके अलावा दोस्तों कैश मेमोरी का अगर मैं आपको कार्य प्रणाली बताऊं या वर्किंग प्रोसेस बताऊं, तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो मेमोरी होती है रेम, ये जो होती है मेन मेमोरी होती है, जो कि किससे लगी होती है दोस्तों, सीपीयू से लगी होती है। तो इसके बीच में क्या है दोस्तों, आपकी कैश मेमोरी प्रयोग की जाती है। आपकी जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों, वो कंप्यूटर के रेम और सीपीयू के बीच लगाई जाती है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कैश मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में कहां किया जाता है। तो कैश मेमोरी का जो प्रयोग है दोस्तों, वो रेम और सीपीयू के बीच में किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों कैश मेमोरी जो होती है, इसमें बार बार प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से उसे सीपीयू को ट्रांसफर किया जा सके। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कैश मेमोरी जो होती है, इसका डेटा जो है बहुत ही तेजी से सीपीयू तक जाता है। कैश मेमोरी को प्रयोग करने का उद्देश्य ये होता है दोस्तों, इससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। क्योंकि हमारे जो सीपीयू की जो गति होती है दोस्तों, प्रोसेसिंग जो गति होती है, वो एमआईपीएस या बीआईपीएस होती है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया दोस्तों। एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और बीआईपीएस का पूरा नाम होता है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो दोस्तों आपका जो रेम मेमोरी होती है, इसकी गति कैश मेमोरी की तुलना में बहुत कम होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सीपीयू अगर 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो रेम जो है वो 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को उपलब्ध नहीं करवा सकता। इस कारण से कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो कैश मेमोरी जो है वो रेम की तुलना में ज्यादा संख्या में इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को उपलब्ध करवाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर की जो थ्रूपुट होता है, जो क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो बढ़ जाती है दोस्तों। इसीलिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी जो होती है, इसका साइज जो होता है दोस्तों, वो रेम से भी कम होता है, और इसकी जो क्षमता होती है वो तेज होती है, और ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। तो दोस्तों कैश मेमोरी की क्षमता जो होती है वो रेम की तुलना में बहुत कम होती है। इसकी क्षमता जो होती है 256 केबी से 4 MB तक होती है दोस्तों। मतलब कि 256 केबी से लेके 4 MB के बीच होती है। तो इस तरह से दोस्तों आगे अब हम देखेंगे इसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं दोस्तों हम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, वो अस्थायी होती है। इसमें जो है डेटा जो है वो लंबे समय तक बना नहीं रहता, उसे आपको लंबे समय तक बनाने के लिए, भविष्य में उपयोग करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। परंतु प्राथमिक मेमोरी में रोम मेमोरी जो होती है वो अपवाद होती है, वो स्थायी प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की, तो ये कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जिसका डेटा जो है लंबे समय तक कंप्यूटर में स्थायी रूप से स्टोर रह सकता है दोस्तों। तो बात करेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड से लगाई जाती है, और इसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसके अलावा इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। ऑक्सिलियरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सिलियरी का मीनिंग होता है दोस्तों सहायक मेमोरी,
और एक्सटर्नल का मतलब होता है दोस्तों बाह्य मेमोरी। ये कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है, इसीलिए इसे बाह्य मेमोरी कहा जाता है। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर नहीं लगी होती है, और इसे सहायक मेमोरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है उसे बढ़ा देती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एंड, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, फर्स्ट इज सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड इज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की। तो सीक्वेंशियल का मतलब होता है दोस्तों क्रमानुसार, सीक्वेंशियल का मतलब होता है दोस्तों क्रमानुसार, और एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों अधिगम, और मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। तो क्रमानुसार अधिगम स्मृति जो होती है दोस्तों, क्रमानुसार अधिगम स्मृति, ये कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की ऐसी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर को डेटा को रीड करने के लिए एक सीक्वेंस में जाना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल होता है दोस्तों मैग्नेटिक टेप। मतलब कि आज से 10 से 20 साल पहले दोस्तों जब जो कैसेट होती थी दोस्तों वो आई थी मार्केट में, और जिसमें आप गाने सुनते थे उसमें आपने देखा होगा दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों। 2008 में मेरे फेवरेट सिंगर हिमेश रेशमिया का गाना एल्बम आया था दोस्तों 13 सुरूर। तो 13 सुरूर के जो गाने थे दोस्तों उसकी कैसेट मैंने लाया था 2008 में। मैं उसके गाने बहुत सुनता था दोस्तों। तो वो मैग्नेटिक टेप पर जो गाने थे दोस्तों उसे आप जब सुनते थे दोस्तों, तो अगर मुझे चौथे नंबर का गाना प्ले करना होता था दोस्तों समझोना वाला, थर्ड नंबर का गाना था समझोना समझोना, तो मुझे फर्स्ट गाना 13 सुरूर और उसके बाद तेरा मेरा मिलना दोनों सुनना पड़ता था दोस्तों। उसके बाद में थर्ड नंबर का गाना समझोना वाला प्ले होता था दोस्तों। तो ये ऐसा इसीलिए होता था दोस्तों क्योंकि जो मैग्नेटिक टेप थी, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की पतली टेप होती है और उसके ऊपर में कुछ धातुओं की ऑक्साइड की परत होती है, और उस पर क्या किया जाता है दोस्तों सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया जाता था। तो जब हम गाने को प्ले करते थे दोस्तों तो हमें चौथे नंबर का गाना सुनना है तो सामने के 3 गानों को फॉरवर्ड करना पड़ता था, क्योंकि वो सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी थी, मतलब क्रमानुसार अधिगम स्मृति थी दोस्तों। तो क्रमानुसार अधिगम स्मृति जो थी दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली 10वें नंबर का या 20वें नंबर का गाना नहीं सुन सकते दोस्तों। उसमें आपको सामने के गानों को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने के लिए जो समय लगता है दोस्तों वो अधिक समय लगता है, मतलब कि इसका एक्सेस टाइम क्या होता है ज्यादा होता है। इस वजह से इस मेमोरी का प्रयोग जो है दोस्तों कंप्यूटर में कम से कम किया जाता है, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम ज्यादा होता है, जिसके कारण कंप्यूटर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के सेकेंड पार्ट यानी कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। तो डायरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों प्रत्यक्ष। एक्सेस का मतलब होता है अधिगम, और मेमोरी का मतलब होता है दोस्तों स्मृति। तो प्रत्यक्ष अधिगम स्मृति, इसमें आप जो है सीधे किसी भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। अगर आपने अपने कंप्यूटर में दोस्तों सीडी या डीवीडी लगाया है, और अगर आप अपने वीसीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर में अगर आप 50 नंबर प्रेस करते हैं दोस्तों अपने रिमोट की सहायता से, तो आपका 50 नंबर का सॉन्ग प्ले हो जाता है। अगर आप 15 नंबर प्ले करते हैं तो 15 नंबर का सॉन्ग प्ले हो जाता है। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कौन से नंबर का गाना सुनोगे। इसमें कंप्यूटर जो है किसी भी गाने को डायरेक्टली प्ले करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। तो ये मेनली 3 टाइप की होती है दोस्तों, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक डिस्क की। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में पहला टाइप होता है दोस्तों आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क की। तो मैग्नेटिक डिस्क का मतलब होता है दोस्तों चुंबकीय डिस्क। तो चुंबकीय डिस्क जो होती है दोस्तों, एक्चुअल में गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, इस वजह से मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब होता है चुंबकीय डिस्क। ऐसी डिस्क जो धातु से बनी होती है और जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत होती है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करके डेटा को रीड और राइट किया जाता है, चुंबकीय डिस्क कहलाती है दोस्तों। ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है दोस्तों ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हार्ड डिस्क जो होती है जो वर्तमान समय में यूज हो रही है उसका नाम है विनचेस्टर डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क जो होती है इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि हार्ड डिस्क
हार्ड डिस्क खराब हो गई है, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है, तो ये हार्ड डिस्क क्या होती है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों। हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों वर्तमान समय में विंचेस्टर डिस्क के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि धातु की पतली प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इसमें बीच में एक स्पाइंडल होता है जिसके ऊपर 3-4 प्लेटें होती है दोस्तों, और इसके ऊपर में रीड राइट हेड लगे होते हैं। हार्ड डिस्क जो होता है दोस्तों इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वर्तमान समय में मार्केट में 1000 GB 2000 GB की भी हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है दोस्तों यह भी आकार में गोल होती है, परंतु यह प्लास्टिक के चौकोर बॉक्स में स्टोर होती है दोस्तों। तो इस तरह से आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है दोस्तों। ये चौकोर दिखाई देती है लेकिन इसके अंदर जो होती है गोल ही डिस्क होती है दोस्तों। इसके ऊपर में रीड राइट प्रोटेक्ट नोच होता है दोस्तों, जिसकी सहायता से आप जो है इसमें डेटा को स्टोर करके उसको मिटा देते हैं दोस्तों। इसलिए आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें एक राइट प्रोटेक्ट नोच होता है जो क्या करता है कि हार्ड डिस्क में एक्स्ट्रा डेटा को राइट करने से प्रोटेक्ट करता है। और आपकी जो हार्ड डिस्क होती है दोस्तों यह धातु की पतली प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह कंप्यूटर में इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए लाइट के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है दोस्तों। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है और अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए, मतलब प्रकाशीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडी की। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और यह प्लास्टिक की बनी होती है दोस्तों। इस पर जो है आप जो है 600 से 700 MB का जो डेटा है दोस्तों वो स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डीवीडी की। डीवीडी का फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है दोस्तों। डीवीडी के 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और दूसरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये 2 फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों, दोनों को आपको बिल्कुल रट लेना है। इसके बाद में जो ब्लू रे डिस्क होती है दोस्तों इसका प्रयोग जो है बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी और बड़े बड़े डेटा सेंटर और MIS सेंटरों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। MIS का मतलब होता है मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है दोस्तों वहां पर बहुत सारा लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, उस वाइडली डेटा को दोस्तों ब्लू रे डिस्क पर स्टोर किया जाता है। ब्लू रे डिस्क में नीले कलर की लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो क्षमता होती है, जो सिंगल साइडेड ब्लू रे डिस्क होती है दोस्तों, सिंगल साइडेड ब्लू रे डिस्क, इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों वो 25 GB होती है और जो डबल साइडेड होती है दोस्तों उसकी क्षमता होती है 50 GB। तो इस तरह ये बहुत ही ज्यादा क्षमता वाली स्टोरेज डिस्क होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जो होती है दोस्तों वो एक सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं सेमीकंडक्टर चिप मतलब आईसी, और आईसी के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है और आईसी का आविष्कार JS किल्वी ने किया था। तो सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों, इसके पहला एग्जांपल है आपका मेमोरी कार्ड और दूसरा है दोस्तों आपका फ्लैश ड्राइव। तो मेमोरी कार्ड के बारे में आपको बता दूं, मेमोरी कार्ड जो होता है वो एक छोटा सा चिप होता है जिसके ऊपर बहुत सारे 8 GB का मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, 16 GB का मेमोरी कार्ड देखा होगा, 4 GB 2 GB, बहुत सारे मल्टीपल रेंज के मेमोरी कार्ड होते हैं दोस्तों। इसके ऊपर डेटा को स्टोर करके हम इसका प्रयोग टेबलेट, स्मार्टफोन, आपके आईफोन वगैरह में किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा लैपटॉप पर भी और डिजिटल कैमरे में भी आप मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों फ्लैश ड्राइव की। तो फ्लैश ड्राइव को प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है दोस्तों, प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस। तो पेन ड्राइव को पेन ड्राइव क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये पेन की तरह अपने जेब में रख के घूम सकते हैं दोस्तों। पेन ड्राइव को पेन ड्राइव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जेब में रख के पेन की तरह यूज कर सकते हैं। इसे USB पोर्ट में लगाया जाता है और पेन ड्राइव की जो डेटा ट्रांसफर की गति होती है दोस्तों वो काफी ज्यादा होती है। पेन ड्राइव को जब आप कंप्यूटर में लगाते हैं तो एक आइकॉन आपको डिस्प्ले होता है, मतलब इसको जैसे ही आप प्ले करते हैं, प्लग करते हैं तो ये प्ले होने लगती है और इससे आप चला सकते हैं। पेन ड्राइव को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है दोस्तों। इसे फ्लैश ड्राइव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कंप्यूटर में लगाते ही कंप्यूटर के माई कंप्यूटर आइकॉन में दिखाई देने लगती है दोस्तों। तो इस तरह से आपका मेमोरी का पूरा डिटेल में आपको मैंने पढ़ा दिया दोस्तों। इसका मैं
तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक का मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके पीडीएफ वीडियो में देने वाला हूं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों को हमें प्रेषित करें अपनी कमेंट के द्वारा। तो दोस्तों मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपना उत्तर जरूर दे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।